गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7th में फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है। न्यूट्रिशन एक्चुअल में सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। प्लांट्स में न्यूट्रिशन अगर हम देख रहे हैं हमारी बॉडी में होगा तो न्यूट्रिशन जनरली फूड से हमें मिल रहा है। अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ हैं, अलग अलग टाइप का जो फूड होगा उस फूड को हम कंज्यूम करते हैं और फूड का ब्रेकडाउन होगा, फूड टूटेगा, टूटने के बाद हमारे बॉडी के थ्रू उन्हीं फूड को लिया जाएगा। यानी फूड जो होगा यानी खाना जो प्रेजेंट है, जो भी हमारे पास खाना है उसी में पूरा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। तो न्यूट्रिशन ह्यूमंस के केस में तो हम देख रहे हैं कि प्लांट प्रोडक्ट जो भी हैं वो चावल हो, रोटी हो, इसके अलावा सब्जी है, दाल है, ये अलग अलग टाइप के फूड के मतलब हमारे डाइट में अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि डायरेक्टली हमें मतलब इनमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे एंड न्यूट्रिएंट गिव्स अस न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिएंट जो भी प्रेजेंट होंगे उन्हीं न्यूट्रिएंट का यूज़ करने के बाद किसी भी ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। यानी न्यूट्रिशन इज कंप्लीटेड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर प्रेजेंट इन आवर डाइट। यानी जो भी डाइट में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट हैं उन्हीं न्यूट्रिएंट का यूज़ करके हमें न्यूट्रिशन मिलता है। अब तो ये तो जनरली ह्यूमंस के केस में है या एनिमल्स के केस में है। प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि उनको भी न्यूट्रिशन का अल्टीमेट मतलब रीज़न क्या है, यानी न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए या प्लांट्स को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, इसका रीज़न क्या है। न्यूट्रिशन कहने का सेंस केवल इतना है कि जो फूड है उस फूड को यूटिलाइज़ करना, फूड को यूटिलाइज़ करके उसको अपने बॉडी में यूज़ किया जाना ही न्यूट्रिशन है। और न्यूट्रिशन जब कंप्लीट होगा तो वहाँ से हमें एनर्जी मिलेगा। यानी अल्टीमेटली न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी फ्रॉम अ डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट। यानी जो भी अलग अलग टाइप के डाइट हैं वहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। और न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए एक प्रोसीजर है ह्यूमंस के केस में भी, इसके अलावा प्लांट्स के केस में भी। तो जनरली जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उस चैप्टर में सबसे फर्स्ट दिया हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड एंड द फूड गिव्स अस एनर्जी to the organism for their growth and maintenance of their body function. Carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are the component of food and these component of food are necessary for our body and these are also be called as a nutrient. Means carbohydrate है, fat है, vitamins है, minerals है, protein है, these are the different type of nutrient which are present in our diet. यानी हमारा जो भी डाइट है उस डाइट में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। वो कार्बोहाइड्रेट अगर हम कह रहे हैं तो राइस हो या जो ब्रेड है, ब्रेड और राइस ये किससे रिच है, दीज फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। यानी न्यूट्रिएंट का बॉडी के थ्रू यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो जनरली न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन होता है। न्यूट्रिशन में क्या होगा, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस जहां पर न्यूट्रिएंट यूटिलाइज किए जाते हैं एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन आवर फूड। न्यूट्रिएंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो ब्रेड है या राइस है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। जो भी मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट हो, पल्सेस हो या मीट प्रोडक्ट हो, वह उनमें मुख्य रूप से क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा फैट के सोर्सेज अगर हम देखते हैं तो जो भी ऑयल है, ऑयल हो, घी हो, इनमें या ड्राई फ्रूट्स हो, इनमें मुख्य रूप से फैट प्रेजेंट है। और इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। These are the different type of nutrient which are present in our diet, which are present in our food item. यानी जितने भी फूड आइटम हम देख रहे हैं, फूड आइटम हमारे डाइट में प्रेजेंट होते हैं, उन सभी फूड आइटम में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। यानी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, इसके अलावा फैट उसमें होगा या विटामिन और मिनरल्स हो सकते हैं, रफेज होगा, वाटर होगा। ये डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे डाइट में प्रेजेंट है और इन्हीं न्यूट्रिएंट का हमारे बॉडी के थ्रू यूटिलाइजेशन होगा टू प्रोड्यूस द एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को एनर्जी की क्या ज़रूरत है। एनर्जी मीन्स एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि एक्सटर्नल या इंटरनल डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं, इंटरनल एक्टिविटीज़ यानी हमारे बॉडी ऑर्गन्स को हमेशा क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे हार्ट का बीट करना है, इसके अलावा हमारे लंग्स का फंक्शन करना है, किडनीज़ का फंक्शन करना है, वो 24/7 काम कर रहे हैं। क्या कभी हमारा हार्ट का फंक्शन कभी रुकता है? 24 घंटे में कभी भी ऐसा समय जहाँ पर कि हमारा हार्ट रेस्ट करता हो, हमारे लंग्स रेस्ट करते हो, हमारी किडनीज रेस्ट करती हो? कभी नहीं। 24 आवर्स वो लगातार कॉन्टिन्यूअस फंक्शन करते रह रहे हैं, काम करते रह रहे हैं। और हमें पता है कि अगर हमें काम करना है तो हमारे अंदर एनर्जी होना
एनर्जी की ज़रूरत है। अगर हमें काम करना है तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वह एनर्जी कहाँ से आएगा, वह एनर्जी हमारे फूड में प्रेजेंट है। वह एनर्जी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे फूड में। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। जनरली एक ग्लूकोज से एटीपीज यानी एनर्जीज मिलते हैं। एक ग्लूकोज जो प्रेजेंट है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले ये समझा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्यों हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलेगा। न्यूट्रिशन एक जनरली प्रोसेस था जहाँ पर न्यूट्रिएंट यूटिलाइज किए जाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ हम देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके कौन से हैं। तो दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है। फर्स्ट टाइप of a nutrition that are performed by the autotrophs and second type of nutrition that is performed by a heterotrophs. यानी autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition is the two different kind of nutrition. यानी न्यूट्रिशन जो हमने पढ़ा है एक प्रोसेस, वो दो अलग अलग टाइप का होगा। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म्स बाय ऑटोट्रॉफ्स दैट इज ग्रीन प्लांट्स, यानी ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का लिटरल मीन क्या है, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। द ऑर्गेनिज्म हु नरिशेस इट्स बॉडी विथ ऑफ देयर सेल्फ, यानी खुद से जो ऑर्गेनिज्म अपना नरिशमेंट कर ले, जो भी ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड बना ले, खुद से अपने आप को नरिश कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। एंड द ऑर्गेनिज्म हु आर डिपेंडेड ऑन अदर फॉर देयर नरिशमेंट, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफ्स हम किसे कहते हैं, जो किसी दूसरों पर डिपेंडेड है अपने नरिशमेंट के लिए। और ऑटोट्रॉफ्स हम उन्हें कहते हैं जो खुद से अपना नरिशमेंट कंप्लीट कर पाते हैं। नरिशमेंट यानी अपने आप का पोषण करना, अपने आप का ग्रोथ कराना, न्यूट्रिशन कंप्लीट करना। न्यूट्रिएंट जो भी कंज्यूम किया जा रहा है उस न्यूट्रिएंट को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो परफॉर्म खुद से कर पा रहे हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स, और जो किसी दूसरों पर डिपेंडेड हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो यहाँ पर जनरली सबसे फर्स्ट ऑटोट्रॉफ्स की बात हम कर रहे हैं कि ऑटो मीन्स क्या हो गया, सेल्फ हो गया, एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट हो गया। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड from the simple substances that is carbon dioxide and water by the process of photosynthesis. Therefore plants are called autotrophs. तो autotrophs हम क्यों कहते हैं, autotrophs इस वजह से कह रहे हैं, या autotrophic nutrition मेनली क्या है, autotrophic nutrition that means the organism who utilize the inorganic substances to prepare the organic form। यानी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन सब्सटेंसेस का यूज करके जो ग्लूकोज यानी C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यानी कौन कौन से केमिकल कंपाउंड, कार्बन 6 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन 12 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल है, ये तीनों कंबाइन होकर क्या बनता है, एक ग्लूकोज यानी एक शुगर का मॉलिक्यूल बनता है। तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हवा और पानी यूज किया गया प्लांट के थ्रू, और हवा और पानी, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है यानी H2O वाटर, इन दोनों का यूटिलाइजेशन करके उन्होंने, प्लांट्स ने क्या बना लिया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया, और इसी ग्लूकोज को आगे वो यूटिलाइज करने वाले हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वहीं हेटेरोट्रॉफिक मीन्स क्या हो गया कि जनरली दूसरा जो केस है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इनके बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। यानी जो भी ऑटोट्रॉफ्स हैं वो क्यों फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल है। लाइट ट्रैपिंग मैकेनिज्म, यानी वो जो सनलाइट आ रहा है उस सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, उस सनलाइट को कंजर्व करने के लिए जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और वही क्लोरोफिल हमारे बॉडी में नहीं होगा, जिसकी वजह से हम सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाते। सनलाइट का जब हम ट्रैपिंग नहीं कर पाएंगे तो हमारे बॉडी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए 4 कंपोनेंट कंपलसरी हैं। फर्स्ट वन इज सनलाइट, सेकंड वन इज क्लोरोफिल, थर्ड वन इज carbon dioxide, and fourth and final product that is water. These 4 raw materials are must be required or necessary or mandatory to complete the process of photosynthesis। यानी photosynthesis process complete करने के लिए ये चारों कंपोनेंट कंपलसरी हैं। सन से सनलाइट मिल रहा है, इसके अलावा प्लांट के लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा,
एंड एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड रूट से या सॉइल से, मिट्टी से वाटर प्लांट्स को मिल रहा है। और इन चारों का यूज़ करके जो भी प्लांट्स हैं वो प्लांट्स खुद से क्या प्रिपेयर कर पाते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन खुद ना कर पाए क्योंकि क्लोरोफिल एब्सेंट है, और उस केस में इन्हें यानी हेटेरोट्रॉफ्स को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेना पड़ेगा, यानी दूसरे पर फीड करना पड़ेगा। यानी ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। ह्यूमंस जो प्रेजेंट होंगे वो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों पर डिपेंडेड है, यानी एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट दोनों पर वो डिपेंडेड है और दोनों पर वो फीड करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी खुद से हम अपना फूड नहीं तैयार करते हैं, वी आर डिपेंडेड ऑन अदर फॉर आवर सर्वाइवल। ये क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स क्या होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ रेडीमेड फूड डायरेक्टली हमें कहाँ से मिलेगा, वो प्लांट और एनिमल से मिलेगा। Then those organisms which cannot prepare their own food and take food from the green plant or animal are called heterotrophs. The other mode of nutrition is called as heterotrophic nutrition. And generally यहाँ पे हमने ये देखा कि जो भी green plants हों या animals हों वहीं से heterotrophs को food मिलता है, और heterotrophs जहाँ से food ले रहे हैं इस टाइप के nutrition को heterotrophic nutrition हम टर्म दे देंगे, यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्हें कहा जाएगा। तो ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, यानी सबसे पहले हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, और न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिशन के दो अलग अलग टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड देन अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। सिंपली ये ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 4 मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज comes from air. Then second one is water, yani H2O, which comes from soil. Then sunlight, which we get from the sun, and then chlorophyll, which are present in the leaf of the plant. यानी लीफ क्लोरोफिल के मीन्स जो प्लांट है उन प्लांट के लीव्स में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और इनका यूटिलाइजेशन करके कौन सी चीज़ें क्या प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लूकोज होगा वह क्या है, ये ग्लूकोज के लगातार कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। यानी जो ब्रेड या जो राइस हम ले रहे हैं वह क्या है, दीज फूड प्रोडक्ट, दीज फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, दीज फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। यानी जो भी सीरियल क्रॉप्स है, जितने भी अनाज हैं, जैसे अनाज में राइस हो, वीट हो, मेज हो, ओट हो, इसके अलावा पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, प्रोसो मिलेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल क्रॉप्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। यानी जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं, जितने भी अनाज वाली फसलें हैं, वो सभी उन सभी में क्या प्रेजेंट होगा, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। इस वजह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इन्वायरमेंट से जो चीज़ें मिली हैं, यानी इनऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, उनका यूज़ करके ग्लूकोज यानी ऑर्गेनिक फॉर्म तैयार करना, एंड एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन लाइब्रेट कर जाएगा प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो रहा है। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी लाइट एंड सिंथेसिस यानी टू मेक, मीन्स टू यूज ऑफ लाइट एंड मेक देयर ओन फूड। दिस इज द लिटरल मीन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का ये लिटरल मीन है, यानी जो वर्ड से मीनिंग निकल रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म होगा, सेल। हमारी बॉडी, अगर हम एक सेल की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो सेल का एक रफ डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और उसी के बेसिस पर आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से सेल है और सेल एक्चुअल में है क्या। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एक दीवार है, दीवार को बनाने के लिए एक एक ईंट जोड़ते हैं। एक दीवार अगर हम देख रहे हैं, घर में चार दीवार होगा, चार दीवारी जैसे कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट, फ्रंट एंड मीन्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी बैक साइड एंड फ्रंट साइड। इस तरीके से 4 दीवार प्रेजेंट है। अगर किसी एक वॉल की बात कर रहे हैं, तो एक वॉल कैसे बना है, एक एक ईंट को जोड़कर एक पूरी दीवार बन रही है। तो एक दीवार बनाने के लिए उसका प्राइमरी यूनिट क्या था, उसका सबसे शुरुआत कहाँ से हुआ, एक सिंगल ब्रिक से। एक ईंट पहले रखा गया, उसके बाद दूसरा रखा गया, फिर तीसरा, चौथा, फिर उसके ऊपर लाइनिंग, फिर उसके ऊपर लाइनिंग, ऐसे करते करते कई सारी लाइनिंग्स हुई, और उस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, एक वॉल कह रहे हैं। एक वॉल यानी एक दीवार कह रहे हैं।
स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक ब्रिक से, एक ईंट से हुआ था। हमारी बॉडी में भी सेम कंडीशन है, एक सिंगल सेल यानी एक सर्कुलर बॉल की तरह स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, और ये बॉल में अंदर की तरफ क्या हो गया? एक कंट्रोलर हो गया। एक बीच में क्या है? एक सर्कुलर बॉल की तरह पहले शुरुआत में प्रेजेंट होता है, और ये क्या है? एक बीच में कंट्रोलर होता है जिसे कि न्यूक्लियस कहते हैं, और इसी में आगे की तरफ और भी ये जुड़ते जाएंगे, और लगातार जुड़ते जुड़ते ये क्या बना लेंगे? ये पूरी एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये पूरी क्या बन जाएगी? एक बॉडी। यानी ये सबसे पहले सेल, सेल के बाद ये ग्रुप ऑफ सेल जो है होगा टिश्यू, टिश्यू के बाद हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यानी ऑर्गेनिज्म यानी पूरी बॉडी। यानी हमारी पूरी जो बॉडी दिख रही है उस पूरी बॉडी की शुरुआत कहाँ से हुई है? एक सिंगल सेल से हुई है, एक सिंगल सेल। तो वो सिंगल सेल का शेप वैरी करता है, यानी वह सिंगल सेल का जो सिंगल सेल की हम बात कर रहे हैं उसका शेप यानी उसका जो देखने में स्ट्रक्चर है वह सभी सेल का फिक्स नहीं होता। कोई रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं कुछ सेल, तो कुछ ओवल शेप्ड के होंगे, कुछ स्फेरिकल शेप्ड के होंगे। स्फेरिकल यानी फुटबॉल शेप्ड होगा, कुछ ओवल अंडाकार होगा, कुछ हो सकता है कि स्लीपर से शेप्ड हो, यानी चप्पल जैसे हमें स्लीपर दिखाई देता है उस टाइप के शेप में भी हमें सेल दिखाई देते हैं। यानी शेप जो सेल का है वो अलग अलग, यानी उनमें वेरिएशन होगा, उनमें वो वैरी करते हुए हमें दिखाई देंगे। यानी एक टाइप का वो कंडीशन नहीं है कि जितने भी सेल हैं वो एक जैसे हैं, सभी अलग अलग टाइप के सेल हमें ऑब्जर्व होंगे। तो जनरली यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये सबसे पहले एक सेल का स्ट्रक्चर, अंदर की तरफ प्रेजेंट न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ ये फ्लूइड होगा। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। और बीच का जो ये बॉल की तरह स्ट्रक्चर बीच में है जो कि सेल को कंट्रोल करता है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और सेल को चारों तरफ से जो बाउंड्री किए हुए एक मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर केवल हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। ये एक स्ट्रक्चर जो कि एक बॉडी यानी हमारे पूरे बॉडी को जो बना रहा है उस बॉडी के एक स्मॉलर या एक टाइनी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग का जो सबसे छोटा प्रारूप होगा, सबसे छोटा जो फॉर्म होगा उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो ये जनरली सेल के बारे में आपने कुछ समझा कि सेल क्या होता है। देन नेक्स्ट जो पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? तो ये हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ में जो भी सेल होंगे, लीफ किससे बना है? वो भी सेल से ही बना है। तो लीफ में जो सेल प्रेजेंट है उन्हीं के अंदर क्लोरोफिल होगा, एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एंड दिस इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस कि फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तो उसी से क्या प्रिपेयर हो रहा है? उसी से फूड तैयार हो रहा है, उसी से क्या बन रहा है? फूड बन रहा है। और इसी फूड की वजह से मतलब जो भी अर्थ पे लोग हैं, उन अर्थ पे जो लोग होंगे उन्हें जो फूड मिल पा रहा है वह किस वजह से मिल पा रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट परफॉर्म करते हैं और वहीं से फूड गैदर होता है, फूड कलेक्ट होता है, और वही फूड हमारे थ्रू कंज्यूम होता है, यानी हेटेरोट्रॉफ्स के थ्रू, और हमारा सर्वाइवल तभी पॉसिबल है। तो एक फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस है किस वजह से? कि किसी भी ह्यूमन के लिए या किसी भी एनिमल्स के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सोर्स होगा वो क्या होगा? प्लांट प्रोडक्ट होगा। और उसी प्लांट प्रोडक्ट, ये जो प्लांट प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्लांट प्रोडक्ट किसकी वजह से मिल पा रहे हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी। एंड देन अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ अ वेरियस कलर, अलग अलग टाइप के कलर्स में हमें दिखाई देते हैं। जैसे इन ग्रीन प्लांट्स में अगर हम देख रहे हैं तो क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बिसाइड सम ग्रीन कलर प्लांट लाइक क्रोटन, मैपल, कोलोकेसिया etc. have leaves that are red, brown or violet color, means variegated. These colors are present in large amount and mask the green color of chlorophyll in leaves. Thus these leaves also performs photosynthesis and synthesis starts in them. यानी जनरली अगर दूसरे किसी कलर में भी अगर लीव्स प्रेजेंट है, जैसे हम एस्पेरेगस देखते हैं या एमरेंथस की लीव्स देखते हैं, तो एस्पेरेगस या एमरेंथस में जो होगा वो रेडनेस लिए हुए लीव्स होते हैं, येलो और रेडनेस लिए लीव्स होते हैं। तो उन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है क्योंकि वहाँ पर भी ग्रीन पिगमेंट कुछ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। अब ये जो फूड से रिलेवेंट चीज़ें थी कि फूड कैसे बन रहा है। अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट,
यानी प्लांट में अगर हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे हैं तो हेटेरोट्रॉफिक अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उनमें सबसे पहला है पैरासाइटिक प्लांट। जो पैरासाइट्स हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहने का एक्चुअल में कॉज क्या है? यहाँ पैरासाइट्स अगर हम कह रहे हैं तो पैरासाइटिक जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये पैरासाइटिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे वह दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। They are completely dependent on other for their food and they lost the other organism and get benefited. This type of organism is called as a parasite। यानी पैरासाइट हम किसे कहते हैं कि जो भी ऐसा कोई प्लांट जो कि किसी दूसरे पे, ये एक नॉन ग्रीन प्लांट है, यानी अगर ग्रीन होगा तो खुद से खाना बना लेगा, अगर ग्रीन प्लांट्स होंगे तो वह खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। बट अगर ग्रीन नहीं है तब उस केस में उसे किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने फूड के लिए। तो नॉन ग्रीन, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट भी हैं जो कि अपना फूड किसी दूसरे से कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक प्लांट कहते हैं। एंड जनरली उन्हें पैरासाइट यानी हेटेरोट्रॉफ्स में एक कैटेगरी बन रहा है पैरासाइट का, उस पैरासाइट्स में रखते हैं। तो पैरासाइट्स में किस टाइप का इंटरेक्शन होगा? पॉजिटिव और निगेटिव इंटरेक्शन होगा। पॉजिटिव किसके लिए? पॉजिटिव होगा जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है और जिस बॉडी पर वह प्रेजेंट है उसको वह लॉस में डाल रहा है। यानी जिस पे प्रेजेंट होगा, यानी जैसे पैरासाइट है, दीज पैरासाइट्स लिव्स इन द अदर प्लांट और एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। यानी जो पैरासाइट्स हैं वो पैरासाइट्स डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होंगे? किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, तो दूसरे वाले को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद को बेनिफिट दे रहे हैं। इस टाइप का जो कंडीशन होगा, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। इस टाइप की कंडीशन को हम क्या कहेंगे? This condition shows the parasitic condition where the one organism get benefited and the other organism get loss, means get harmed। यानी जनरली दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है और पहले वाले ऑर्गेनिज्म यानी जिसके थ्रू न्यूट्रिशन लिया जा रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा है और जहाँ से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है उसको नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप है इसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं या पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट पे फीड करते हैं। द प्लांट्स हु आर फीड ऑन इंसेक्ट, द प्लांट्स हु आर फीड ऑन इंसेक्ट आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरियस प्लांट। यानी इंसेक्टिवोरियस प्लांट हम ऐसे प्लांट को कहते हैं जो कि केवल इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। अब इंसेक्ट पे फीड करने का कारण क्या है? यानी पौधे कीड़ों को खाते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा ऑड वन लगती हैं बट इंडिया में ही कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर इंसेक्टिवोरियस प्लांट प्रेजेंट होंगे। जैसे इंडिया में जो ईस्टर्न रीजन है, इंडिया का जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर इंसेक्टिवोरियस प्लांट हैं, जैसे पीचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है। यानी कुछ ऐसे प्लांट जिनमें कि वो ऑटोट्रॉफिक नेचर भी परफॉर्म करेंगे, इसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक नेचर भी परफॉर्म करते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो ऑटोट्रॉफ्स करने के बाद भी ये हेटेरोट्रॉफ्स यानी न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं? इंसेक्ट को मार के। यानी इवन रैट्स यानी जो रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, उनको भी ये अपने अंदर यानी अपने लीफ में, लीफ का जो स्ट्रक्चर होगा उस लीफ में ट्रैप करके उनको भी ये डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब जनरली इस तरीके का परफॉर्म करने का यानी किसी भी इंसेक्ट को प्लांट्स के थ्रू किल किए जाने का रीज़न क्या है? मुख्य रीज़न है कि जो भी रीजन था, जो भी मेघालय रीजन है या ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट होगा वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। मिट्टी में क्या होगा? नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल है। अब इस नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ये जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको नाइट्रोजन जब नहीं मिल पा रहा है तब उस केस में वह डायरेक्टली किस पर फीड कर रहे हैं? टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन दे फीड ऑन इंसेक्ट टू कंप्लीट और फुलफिल द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। That's why these plants are autotrophic as well as heterotrophic in nature। यानी ये जो प्लांट्स होंगे, जो भी इंसेक्टिवोरियस प्लांट हम पढ़ रहे हैं वो ऑटोट्रॉफिक नेचर भी परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि वहाँ के सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है और उसी डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? इंसेक्ट्स पे फीड कर रहे हैं। अब इनका एक मैकेनिज्म है इंसेक्ट को फीड करने का। जैसे लीफ जो है एक पीचर यानी घड़े के शेप में हो जाता है और वह घड़े के शेप में है और अंदर की तरफ स्टिकी फ्लूइड है। अगर कोई इंसेक्ट है, चूंकि फ्रेग्रेंस भी होगा इनमें, अब उस फ्रेग्रेंस की वजह से वह जो भी इंसेक्ट हैं वो इंसेक्ट डायरेक्टली अंदर की तरफ जाते हैं और उनके अंदर का जो लेयर होगा उस लेयर में वो स्टिक हो जाते हैं, ट्रैप किए जाते हैं और अंदर ही की तरफ वो डाइजेस्टिव जूसेस उस लीफ के थ्रू सिक्रीट किया जाएगा और पूरी बॉडी जो इंसेक्ट की है वो डाइजेस्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो उसका स्केलेटन बच रहा है फिर से अनफोल्ड हो रहे हैं,
अनवाइंड हो रहे हैं जो भी लीव्स हैं, और जो भी उसमें स्केलेटन या जो भी उसका एक्स पार्ट बचा हुआ है वो एक्स पार्ट फिर से बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। इस तरीके से न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिल रहा है इंसेक्ट के थ्रू। इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के प्लांट्स को इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहते हैं। ये एक पीचर प्लांट जो है सुराही की तरह या घड़े की तरह जो गर्दन दिखाई दे रहा है, ये एक लीफ है, लीफ का ही मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि पीचर के फॉर्म में यानी घड़े के रूप में दिखाई दे रहा है। और इसी के अंदर इंसेक्ट जहाँ पहुँचेंगे तो इंसेक्ट ट्रैप हो जाएंगे या फिसलकर अंदर की तरफ नीचे चले जाते हैं और आसानी से डाइजेस्ट किए जाते हैं प्लांट के लीफ के थ्रू। तो यहाँ पर ये पीचर प्लांट हो गया। एंड लास्ट सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स, जो भी डेड और डिकेइंग यानी डेड और जो भी डिकेइंग सब्सटेंसेस पर जो भी ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, सड़े गले चीज़ों पर जो भी ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे जो भी फंगस है वो फंगस कहाँ फीड करते हैं? कहीं पर भी सड़ा गला चीज़ अगर रखा हुआ है, डेड और डिकेइंग मटेरियल्स रखे हुए हैं, वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को द ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एज द सेप्रोट्रॉपिक organism or saprotrophs, and the organism who perform saprotrophic the organism who feed on dead or decaying substances, these organism is called as heterotrophs. These organism is called as saprotrophs, and saprotrophs performs the saprotrophic nutrition. तो जो saprotrophs होंगे वो किस टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहीं पर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल है। ये दो टॉपिक्स नेक्स्ट डे कर लेंगे और जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप रिवाइज कर लेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर फर्स्ट कवर करने वाले हैं क्लास 7th का, जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, जहाँ पे कि सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में जनरली चैप्टर के बारे में ओवरऑल व्यू होगा कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंसेस, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में डिफरेंसेस को समझेंगे कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। देन फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो कि प्लांट में फूड बनाने का एक प्रोसेस होता है। मीन्स प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं। तो इस टाइप का प्रोसेस, इसका पूरा डिटेल हम समझेंगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो उसके बारे में हम डिटेल करेंगे। इसके अलावा क्लोरोफिल का रोल, स्टोमेटा का काम क्या है, स्टोमेटा किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल का क्या रोल होगा, यानी प्लांट्स के थ्रू वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, तो इसका एक्चुअल में रीज़न क्या है। वाई प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम देयर रूट, व्हाट इज़ द कॉज, तो इस कॉज को भी समझेंगे। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी प्लांट में स्टार्च का प्रेजेंस चेक करना है कि स्टार्च अगर प्रेजेंट है तब उस बेसिस पर मतलब कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि हम चेक करेंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब प्लांट में स्टार्च का प्रेजेंस चेक करना, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और फिर इसके अलावा हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है उसमें जो डिफरेंट टाइप्स होंगे, जैसे सेप्रोट्रॉप्स है, पैरासाइट्स है, इंसेक्टिवोरियस प्लांट है एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके कवर करेंगे। एंड फाइनली हाउ वी रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल, यानी न्यूट्रिएंट को सॉइल में कैसे रिप्लेनिश करें, यानी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हमें बनाना है। सॉइल मस्ट बी फर्टाइल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी जो भी हमें क्रॉप्स ग्रो करना है उसके लिए सॉइल में फर्टिलिटी होना ज़रूरी है। तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए या सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने होंगे, किस तरीके से हम रिप्लेनिश कर सकते हैं न्यूट्रिएंट को, उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से, मीन्स सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम जनरली देख रहे हैं कि हमें कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ सामने, फ्लावर्स है, ड्रैगन फ्लाई है, ट्री है, बर्ड्स है, क्रोकोडाइल, जैब्रा, फिश, मशरूम, ये सभी एक्चुअल में क्या इंडिकेट किया गया है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। यानी जितने भी लिविंग होंगे वह एनिमल हो, प्लांट्स हो या इंसेक्ट्स हो,
एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट, किसी भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो मीन्स लोअर ऑर्गेनिज्म या हायर ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन कंपलसरी है। बिना न्यूट्रिशन के कोई भी अपना ग्रोथ नहीं कर सकता। तो न्यूट्रिशन मतलब सभी के लिए रिक्वायर्ड है। इस चीज़ को यहाँ से इंडिकेट किया गया कि जितने भी ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं सभी ग्रोथ करते हैं, सभी अपना रिप्रोडक्शन यानी न्यू जनरेशन्स को लाते हैं। तो इन सभी न्यू जनरेशन के लिए ग्रोथ करने के लिए, अपने लाइफ की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। यानी न्यूट्रिशन किस चीज़ में हेल्प करता है? न्यूट्रिशन जनरली हमारे लाइफ के प्रोसेसेस में, जनरली रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो या मूवमेंट और लोकोमोशन हो, डिफरेंट टाइप की जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं या जनरली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वह कुछ अपने एक्टिविटीज़ मतलब जनरली लाइफ को एक लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जनरली किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है और न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स अस एनर्जी to do various type of activities. Nutrition provides us energy to do various type of activities. तो एक्टिविटीज़ के लिए न्यूट्रिशन से ही एनर्जी मिलता है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें थी। करेक्टरिस्टिक अगर हम लिविंग की देखें कि एक लिविंग मतलब लाइफ प्रोसेसेस की अगर हमने बात किया कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, लाइफ जिससे लाइफ प्रोसेसेस का एक्चुअल में मतलब क्या है कि लाइफ जिससे हमें पता चले कि कोई भी, जैसे हमारे पास स्टाइलस हो गया, स्टाइलस या कोई भी बेंच, डेस्क, डस्टर, पेन, इनको अगर हम नॉन लिविंग कह रहे हैं एंड बैक्टीरिया है, फंगस है, या इसके अलावा कोई हायर ऑर्गेनिज्म में अगर हम जेब्रा देख रहे हैं या लायन देख रहे हैं, उसको हम लिविंग कंसीडर कर रहे हैं कि वो क्या है, लिविंग है। यानी लिविंग और नॉन लिविंग में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? लिविंग और नॉन लिविंग में मेजर डिफरेंसेस क्या है? तो लाइफ प्रोसेसेस का डिफरेंस है। जनरली लाइफ प्रोसेस लिविंग के थ्रू शो किए जाएंगे, वहीं लाइफ प्रोसेस नॉन लिविंग में एब्सेंट होंगे। यानी लाइफ प्रोसेस जो भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर एब्सेंट इन नॉन लिविंग। सो वी कैन डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग में लाइफ प्रोसेस के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? हम उनके लाइफ प्रोसेस के बेसिस पर हम आसानी से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो जनरली लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं? तो हम सबसे पहला देख रहे हैं कि ग्रोथ इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। ग्रोथ इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। ग्रोथ हम देखते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन किया जाता है, यानी रेस्पिरेशन इज़ अ कंपल्सरी इवेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन यानी नए ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना, मीन्स न्यू ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना। एंड देन मोमेंट एंड लोकोमोशन, वी ऑल्सो शोज मोमेंट एंड लोकोमोशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज मोमेंट एंड लोकोमोशन। देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी वेस्ट का रिमूवल। बॉडी से वेस्ट का रिमूवल भी केवल लिविंग ही शो करेंगे। क्या डस्टर और पेन को अगर हम कह दें कि वेस्ट रिमूव करो, तो क्या वो भी अपना वेस्ट रिमूव करेंगे? उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक स्टार्टिंग में ही बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग ये जो दो चीज़ें हैं, इनको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इनको अगर इनका अंतर बताना है, तो हम केवल एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस वी कैन डिस्टिंग्विश द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव, इन दोनों के बीच में अगर हमें अंतर करना है तो किस बेस पर हम करेंगे? लाइफ प्रोसेस के बेस पर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सक्रीशन था। एंड फाइनली सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज अ इम्पॉर्टेंट फीचर। सेंसिटिविटी का मतलब है कि रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? कि सेंसिटिव हो हम, हमारे ऊपर सेंसेस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या होगा? सेंस ऑर्गन्स होंगे। अब उन सेंस ऑर्गन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? इन्वायरमेंट से है। इन्वायरमेंट का इफेक्ट किस पर होगा? सेंस ऑर्गन पर होगा। और सेंस ऑर्गन के इफेक्ट से कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? रिस्पॉन्ड दिखाएगा। यानी जनरली हम कह सकते हैं रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब है कि स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी इन्वायरमेंट में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे हीट का आना, कोल्ड का आना, यानी कोल्ड है, हीट है, जैसे बहुत तेज़ धूप लग रहा है तो हम धूप से, जहाँ पर भी हमें बहुत तेज़ धूप लगता है वहाँ से हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। अगर हमें धूप बहुत तेज़ लग रहा है, तो बहुत ठंड लग रहा है तो वहाँ से भी हम अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो जनरली ये सभी चीज़ें जिसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है या जिसकी वजह से हमारे सेंसेस
एक्टिवेट हो जाते हैं या हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, ऑल दिस थिंग्स आर स्टिमुलस। तो स्टिमुलस जो भी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्ड दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। तो ये सभी जितने भी चीज़ें हो रही हैं सभी खुद में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग। दीज फीचर्स कैन नॉट बी सोज बाई द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू ये सभी फीचर्स कभी भी दिखाए नहीं जा सकते। यानी ये सभी फीचर्स खुद में यूनिक फीचर हैं, यूनिक फीचर है जिसकी वजह से कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि लाइफ प्रोसेसेस के बेसिस पर हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में डिस्टिंग्विश कर लिया। लाइफ प्रोसेसेस हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। मूवमेंट के बारे में हमने अभी कुछ चीज़ें देख लिया। रेस्पिरेशन है, जनरेट एनर्जी कर मतलब एनर्जी को जनरेट करने का काम करता है। सेंसिटिविटी की बात हमने किया है। तो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस एंड देन ग्रोथ, जो ग्रोथ होगा हमारे बॉडी में, जो वेट गेन करना है, हमारा हाइट यानी हमारा जो हाइट है उसमें चेंज हमें देखने को मिलता है। यानी हमारा ओवरऑल जो बॉडी का पास्चर चेंज हो रहा है, मतलब जनरली जो बॉडी का लेंथ है, साइज़ है, उसमें जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है दैट इंडिकेट्स एज अ ग्रोथ, यानी ग्रोथ हम इंडिकेट कर सकते हैं। एंड फाइनली रिप्रोडक्शन, न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करना, नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, दैट इज इंडिकेटेड एज अ रिप्रोडक्शन। एक्सक्रीशन हम जनरली देख रहे हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने की बात हो रही है। एंड न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिएंट टू गिव एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। यानी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है जिससे कि हम क्या कर पाएँ, अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर पाएँ। और एनर्जी का काम क्या होगा? एनर्जी इज कम्प्लीटली हेल्पफुल फॉर द वेरियस एक्टिविटीज़ विच आर डन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वह किस पर बेस्ड है? एनर्जी पे बेस्ड है। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से। एंड फूड क्या है? फूड इज न्यूट्रिएंट। Food contains nutrient. Food contains the different type of nutrient, and nutrient, when we consume the nutrient and these nutrient converted into the form of energy, that is called as nutrition. तो न्यूट्रिशन जनरली हमने देखा कि न्यूट्रिशन में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट को यूज करके उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की हमने बात कर ली कि न्यूट्रिशन क्या करता है? ऑब्टेनिंग फूड टू बिल्ड अ बॉडी, यानी बॉडी को बिल्ड करने के लिए जो फूड को ऑब्टेन करना है, फूड को यूटिलाइज करना है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। एंड फाइनली अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर, यानी हमें फूड की क्यों ज़रूरत है, वाई वी नीड फूड। मतलब जनरली हमारे पास दो क्वेश्चन है, वाई वी नीड एयर, वाई वी नीड फूड। यानी एयर की हमें क्या ज़रूरत है, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने की क्या ज़रूरत है, फूड की क्या ज़रूरत है। अगर खाना जब हम लेते हैं यानी भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो ही हम उस पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो फिर एयर की क्या ज़रूरत है? अगर हम कहते हैं कि एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ, मीन्स लाइफ प्रोसेसेस, यानी हमें जिंदा रहने के लिए एयर, हवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ फूड? यानी फूड और एयर बोथ आर रिक्वायर्ड एंड बोथ आर कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। मीन्स जनरली ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। यानी जो हमने सांस लिया है, जो हमने फूड लिया है, क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है? ऑफ कोर्स बोथ, मीन्स बोथ द थिंग्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर टू सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, तभी जाके किसी एक पर्सन, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल हो पा रहा है। तो जनरली हम यहाँ देख सकते हैं कि फूड हमें किन चीज़ों के लिए चाहिए? ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स, कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। मतलब जनरली हमारे बॉडी के रिपेयरिंग के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे एनर्जी के लिए, ऑल दिस डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ मोर देन ऑफ। मतलब ये चीज़ें तो एक शॉर्ट में एक व्यू दिया गया है, बट फूड का रोल क्या है? फूड का रोल फाइनली एनर्जी हमें प्रोवाइड करना, और उस एनर्जी से ही पूरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इससे प्रीवियस में हमने जो लाइफ प्रोसेस एक टर्म देखा था, लाइफ प्रोसेस में आने वाली जितनी एक्टिविटीज़ थी, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर completely dependent on the energy. And energy, how we get energy? Energy comes from the food. Energy comes from the food, यानी फूड से ही एनर्जी आना है। तो जनरली फूड का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, इंपॉर्टेंट रोल है फूड का, ठीक है। तो ये हमने फूड का रोल समझा। अब डिफरेंट टाइप के फूड आइटम हम देख रहे हैं, फैट देख रहे हैं, प्रोटीन देख रहे हैं, विटामिन एंड मिनरल देख रहे हैं। मीन्स फूड का मतलब दीज
फूड, दीज फूड मीन्स ब्रेड है, फिर मीन्स ब्रेड रोटी है, चावल है, या जो भी अनाज है, दीज आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी ये हम जनरली कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट इज द न्यूट्रिएंट विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। यानी फूड को न्यूट्रिएंट नहीं कहेंगे, ये चीजें ध्यान रखेंगे आप कि फूड इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, फूड कंटेन्स द न्यूट्रिएंट। यानी जो भी हमारा डाइट है, जो खाना हम जो हम खाना लेते हैं, यानी जो हमारे खाने में रखा हुआ है, जैसे रोटी चावल, रोटी है, चावल है, फिर दाल सब्जी, ये कॉमन हमारा डाइट हो गया। तो जनरली हमारे पास जो डाइट मिल रहा है, उस डाइट में क्या है, हमने फूड लिया हुआ है। देन फूड मतलब अब रोटी अगर हम देख रहे हैं तो क्या हम रोटी को कहेंगे कि रोटी की जगह उसको क्या हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं? रोटी को क्या हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं? नहीं, ये चीज़ें सही नहीं है। मतलब रोटी को कार्बोहाइड्रेट हम नहीं कह सकते। मीन्स ब्रेड मीन्स जो भी फूड है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंटेन्स द न्यूट्रिएंट, यानी जो भी सीरियल हैं, अनाज हैं, उन अनाजों में क्या होगा, मीन्स जितने भी सीरियल्स हैं, अनाज हैं, दीज आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज द एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द फूड इन विच दीज आर प्रेजेंट इन मोस्ट अबंडेंट फॉर्म, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल किस टाइप के फूड में हमें मिलेंगे? ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट में। ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट हो, इनमें हमें ये सभी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो हम इनको विटामिन एंड मिनरल को हम क्या कह सकते हैं? दीज आर द प्रोटेक्टिव फूड, यानी विटामिन एंड मिनरल्स इज अ प्रोटेक्टिव फूड। वेयर एज प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन किस में मिलेगा हमें? दूध में हो, दूध है, अंडा है, मांस मछली है, इसके अलावा दाल है, मीन्स जितने भी दाल हैं, पल्सेज हैं, वो रिचेस्ट सोर्स हैं। मीन्स पल्सेज आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन उनमें प्रेजेंट होता है। जनरली 20 से 25% के आसपास प्रोटीन हमें मिलता है दालों में। जैसे अरहर हो गया, अरहर मीन्स पिजन पी या रेड ग्राम हम कहते हैं। इसके अलावा ग्राम चना है, फिर लेंटिल है, मसूर, फिर चना वो मटर हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये डिफरेंट हमारे पास पल्सेज हैं। दीज पल्सेज कंटेन्स द प्रोटीन इन मोस्ट अबंडेंट फॉर्म, यानी बहुत ज़्यादा मीन्स पल्सेज आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए वो रिचेस्ट सोर्स है। तो प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड के फॉर्म में हम किसको जानते हैं? यानी सबसे फर्स्ट प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, वेयर एज विटामिन एंड मिनरल दीज फूड आर कॉल्ड एज protective food, and carbohydrate is rich, means some food are rich in carbohydrate is a एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी एनर्जी गिविंग फूड में ही आता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों किस में इंक्लूड हो जाएंगे? एनर्जी गिविंग फूड में इंक्लूड हो जाएंगे। यानी हमने फूड की 3 अलग अलग कैटेगरीज बना दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन आवर फूड, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन आवर फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। यानी अभी जो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, दीज आर द न्यूट्रिएंट। ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन आवर फूड, न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन आवर फूड। तो जनरली हम देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। तो जनरली हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल्स हो गए। न्यूट्रिशन क्या होता है? यही जो हमारे पास न्यूट्रिएंट है, दीज न्यूट्रिएंट इज कन्वर्टेड into the form of energy, means these nutrients are utilized by the organism, is called as न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम किस चीज़ को कह सकते हैं? न्यूट्रिशन एक्चुअल में हम किस चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो भी चीज़ें कंज्यूम की गई हैं, यानी जो भी न्यूट्रिएंट कंज्यूम किया गया, दीज न्यूट्रिएंट आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एज, मीन्स कन्वर्ट कर देना न्यूट्रिएंट को एनर्जी के फॉर्म में, यानी यूटिलाइज कर लेना। न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन कह सकते हैं। सिंपल सा याद रखेंगे आप कि हम न्यूट्रिशन अगर आपसे पूछ दिया जाता है, न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन में डिफरेंस पूछा जाता है। थोड़ा सा स्पीड भी हम चल रहे हैं, तो अगर डिस्टर्बेंस होगा तो पॉज करके या फिर से रिपीट करके इन चीज़ों को, इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लेंगे। तो जनरल न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड, मीन्स न्यूट्रिएंट फूड का ही कंपोनेंट है, फूड का ही कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट।
nutrient is the component of food, whereas nutrition is the process in which these component are utilized by the body. यानी बॉडी के थ्रू यही न्यूट्रिएंट, यानी ये जो न्यूट्रिएंट है ये बॉडी के थ्रू यूटिलाइज होने का प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है. यानी न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस वेयर एज न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस वेयर एज न्यूट्रिएंट इज अ कंपोनेंट. ये चीज़ें ध्यान रखेंगे. जो प्रोसेस न्यूट्रिशन है, दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली यूटिलाइज द ऑल न्यूट्रिएंट, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. यानी न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करने का प्रोसेस ही क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा. तो जनरली ये न्यूट्रिशन का डिफिनेशन था. अब इसमें निबलिंग हम देख रहे हैं कि रैबिट के थ्रू निबलिंग किया जा रहा है, यानी कुतरने का काम. कुतरता है ना, ये क्या करते हैं, जो कुतरने का काम कौन कर रहा है, रैबिट कर रहे हैं. सॉलोइंग, निगलने का काम कौन कर रहे हैं, फ्रॉग है. इसके अलावा च्यूइंग, चबाने का काम हम देख रहे हैं कि जितने भी कैटल्स हैं, जो भी हायर ऑर्गेनिज्म है, कैटल्स यानी गाय भैंस भेड़ बकरी, ये सभी क्या करते हैं, च्यूइंग यानी चबाने का काम करते हैं. इसके अलावा लैपिंग, चाटने का काम. जनरली चाटने का काम कौन करता है, ये बिल्ली करती है. तो लैप करके, लैपिंग एक्चुअल में होता क्या है, चाटने का काम कौन कर रही है, बिल्ली कर रही है. तो इस तरीके से ये अलग अलग टाइप से फूड को कंज्यूम करते हैं, फूड को कंज्यूम करके यूटिलाइज कर रहे हैं. फूड को कंज्यूम करने का अलग अलग तरीका था, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के थ्रू. देन नेक्स्ट है प्लांट न्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट एक्चुअल में किस तरीके से मिलेगा, प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होगा. तो जनरली प्लांट में अगर हम न्यूट्रिएंट देख रहे हैं तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक. अगर न्यूट्रिशन हमने देखा है तो सबसे फर्स्ट हमने न्यूट्रिशन पढ़ा. तो न्यूट्रिशन की ये दो मेन टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है कि ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट. द ऑर्गेनिज्म हु नरिशेस itself, all the organism who nourishes itself, auto means self and trophs means nourishment. All the organism who nourishes with itself मीन्स खुद से अपने आप को नरिश करने का जो प्रोसेस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. और हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट. द ऑर्गेनिज्म हु आर कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन अदर फॉर देयर नरिशमेंट, यानी खुद के नरिशमेंट के लिए किसी दूसरों पर निर्भर रहना, यह क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है. ऑटोट्रॉफ्स द ऑर्गेनिज्म हु नरिशेज टू इटसेल्फ बाय विद देयर ओन, यानी खुद से अपने आप को नरिश करने का जो प्रोसेस होगा. जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स को किसी दूसरों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्रीन प्लांट्स खुद से नरिश कर सकते हैं, यानी उनको किसी दूसरे से फूड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो हम ग्रीन प्लांट्स को क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं. उसी तरह वैसे ही हेटेरोट्रॉफ्स, यानी अगर इनको दूसरों की ज़रूरत है तो जनरली वी आर द हेटेरोट्रॉफ्स, यानी ह्यूमंस भी हेटेरोट्रॉफ्स का एग्जांपल हैं. तो जैसे हम खुद से खाना अपना प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, हमें ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, यानी प्लांट सोर्सेज पे, यानी ग्रीन प्लांट्स पे, यानी जो भी हमारे पास पौधे हैं उन पौधों से हमें फूड मिलेगा, या तो एनिमल, यानी दो ही सोर्स है हमारे पास फूड के, या तो प्लांट सोर्स होगा, प्लांट इज द सोर्स ऑफ आवर फूड, वेयर एज एनिमल इज द सोर्स ऑफ आवर फूड. दीज टू प्लेसेज बाई विच वी गेट आवर फूड, यानी दो अलग अलग प्लेसेस से हमें फूड मिल सकता है. तो यानी हम खुद से खाना नहीं तैयार कर पाते, हमें दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है. सो वी आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स. तो हेटेरोट्रॉफ्स हम कब कहेंगे, जब हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो ये जो ऑटोट्रॉफ्स हम कह रहे हैं, व्हाट इज द मीन्स, व्हाई ही इज मीन्स, व्हाई ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स हम ग्रीन प्लांट्स को क्यों कहते हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि दे मेक देयर ओन फूड विथ ऑफ देयर सेल्फ, यानी वह खुद से अपना भोजन बना लेते हैं. अब कैसे वो अपना खुद से भोजन बना पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस, अब इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस का थोड़ा सा डिटेल हम समझ लेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से अपना फूड तैयार कर रहे हैं. तो फूड जो हम ऑटोट्रॉफ्स, जिसकी वजह से हम जानते हैं इनको कि ऑटोट्रॉफ्स हम इनको क्यों कह रहे हैं, और उस कहे जाने का रीज़न हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये हम ऑटोट्रॉफ्स से इनको क्यों कहते हैं. ग्रीन प्लांट्स इज, व्हाई ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस होता है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस होता है. जहाँ पर फोटो का मतलब क्या होगा, फोटो का मतलब लाइट होगा. फोटो का मतलब क्या होगा, फोटो का मतलब लाइट, और सिंथेसिस का मतलब टू मेक इट, टू मेक, यानी विद द हेल्प ऑफ लाइट दे मेक देयर ओन फूड.
विद द हेल्प ऑफ लाइट दे मेक देयर ओन फूड, यानी खुद से वह लाइट की हेल्प से अपना खाना बना लेते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर डिफिनेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड certain other organisms transform light energy into chemical energy. During photosynthesis, green plants light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide and minerals into oxygen and energy rich organic compounds. अब जनरली यहाँ डायग्राम हम देख रहे हैं, इस डायग्राम में कुछ चीज़ें हम समझ लेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है वह किस तरीके से हो रहा है। ग्रीन प्लांट्स सबसे पहले एटमॉस्फेयर से ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट ले रहे हैं, क्लोरोफिल इनके पास खुद से प्रेजेंट है, और अंडरग्राउंड यानी रूट से ये क्या ले रहे हैं, वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। यानी 4 इज द रॉ मटेरियल, मीन्स दीज 4 आर द रॉ मटेरियल to perform the photosynthesis process. Sunlight is the first component, whereas carbon dioxide is the second raw material. Third, water is the third raw material to perform the photosynthesis process, whereas fourth component is chlorophyll. Chlorophyll is the fourth component. These 4 materials are compulsory to perform the photosynthesis process. ये चारों जरूरी हैं। इन चारों में से अगर कोई भी एक नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये चारों प्रोसेसेस कंपलसरी हैं, इंपॉर्टेंट है चारों ये रॉ मटेरियल्स। अब इन रॉ मटेरियल्स का यूज करके दे प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये ध्यान रखेंगे। ग्लूकोज इज द सिंपलर फॉर्म, वेयर एज कार्बोहाइड्रेट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड। यानी फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कार्बोहाइड्रेट है, वेयर एज व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फूड कह रहे हैं। ये जो ऑर्गेनिक आप कंपाउंड देख रहे हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज विच कंटेन्स कार्बन, different type of food which contains the carbon. That type of all substances or compound is known as a organic compound. तो organic compound जहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है, या जनरली हमारे जो भी फूड आइटम हैं, जितने भी फूड हैं, उन सभी को हम क्या कह सकते हैं, उन सभी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। जनरली शुगर यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। शुगर इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 रॉ मटेरियल कौन से रिक्वायर्ड है, 4 रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल is the 4 raw material which are required or which are utilized to produce the sugar, means that is organic compound. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी शुगर को हम ग्लूकोज कह सकते हैं। ग्लूकोज का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म कार्बोहाइड्रेट होता है। देन कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को प्रिपेयर्ड करने का जो प्रोसेस होता है, यानी जो हमने ऊपर देखा है फूड मेकिंग प्रोसेस, तो फूड में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस होने के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, विच आर द 4 रॉ मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दैट इज light which comes from sun, then second one is carbon dioxide which comes from air, then third component is water which are absorbed by the root of the plant, यानी plant का जो root है वहाँ से water absorb होता है, and finally fourth component that is chlorophyll which are present in the leaf of the plant, यानी plant के leaf में यह चौथा component present होता है, that is chlorophyll। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं कि अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एंड दीज कंपोनेंट्स आर यूटिलाइज। अब क्लोरोफिल पिगमेंट का हम देख रहे हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम है। अब ये आप लोग के लिए थोड़ा सा ये पजल हो सकता है, क्योंकि आपने सेल अभी तक शायद क्लास 6 में, हाँ, सेल का स्ट्रक्चर एक देखा होगा आपने कि सेल होता है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। तो हमारी बॉडी यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सिंपलेस्ट यूनिट है वह क्या है, सेल है। तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। दीज क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द सेल एंड दीज क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द क्लोरोफिल।
मीन्स जनरली एक स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि जितने भी लीफ हैं या जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, दीज ग्रीन प्लांट्स कंटेन्स द क्लोरोप्लास्ट एंड दीज क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। यानी यह जो है हमारे पास एरो मैं जैसे इंडिकेट कर रहा हूँ कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे उनमें जो ग्रीन कलर है, दिस ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। यानी जो ग्रीन कलर हमें दिख रहा है वह किसकी वजह से दिख रहा है? क्लोरोफिल की वजह से दिख रहा है। एंड क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो हमें स्टैक दिख रहा है, स्टैक यानी बंडल दिख रहा है, दिस स्टैक इज कॉल्ड एज ग्रैनम। ग्रैनम इज द स्टैक और बंडल, एंड दिस स्टैक इज फॉर्म्ड बाय द coin like structure that is called as a thylakoid। ये thylakoid है, coin like structure जो हमें दिख रहा है। एंड these thylakoid contains the chlorophyll। ध्यान रखेंगे कि क्लोरोफिल का लोकेशन मैं बता रहा हूँ कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल इनके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। किसके मेम्ब्रेन में? थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। थैलेकॉइड कहाँ है? ग्रैनम में। यानी ग्रैनम जो बना हुआ है, ये बंडल, ये इस पूरे बंडल को हम क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं। और इसका एक ही जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे कॉइन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो बहुत सारे जो कॉइन दिख रहे हैं इन सभी कॉइन को मिलाकर ग्रैनम कह रहे हैं, और एक कॉइन को, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? थैलेकॉइड कहते हैं। एंड दिस थैलेकॉइड कंटेन्स द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन करता है। अब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल काम क्या करता है? दीज ट्रैप्स द लाइट। जो सन से लाइट मिल रहा है, यह लाइट को ट्रैप करने का काम करता है। यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वह क्लोरोफिल का मेन काम क्या है? जो सन से आने वाला लाइट है, उस लाइट को ट्रैप करने का काम किसका होगा? इस क्लोरोफिल का होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। एंड नेक्स्ट स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यानी गैसेस एक्सचेंजेस, यानी गैसें ली जा रही हैं, गैसेस रिलीज की जा रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहे हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। ऑक्सीजन इज लाइब्रेटेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया कहाँ से जाएगा? ये छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, ये पोर्स हमें माइक्रोस्कोप से क्लियर तरीके से दिखाई देंगे। और ये कहाँ दिखाई देते हैं? प्लांट के लीफ में। मतलब प्लांट का जो लीफ होगा, उस लीफ का अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पर दिखाई देगा। बट ज़्यादा कहाँ होता है? मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा जब हम पढ़ते हैं तो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मैक्सिमम, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इन डायकॉट प्लांट। यानी जनरली प्लांट्स के केस में अगर हम देखते हैं तो लोअर लीफ, यानी जो लोअर सरफेस ऑफ लीफ होगा, जो लीफ का लोअर सरफेस होगा, उस लोअर सरफेस पर ज़्यादा नंबर में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमेटा इसी टाइप का हमें पोर दिखाई देता है। यानी यह स्टोमेटा है, ये क्लोज्ड स्टोमेटा है एंड ये ओपन स्टोमेटा है। मीन्स स्टोमेटा जो बने होते हैं वह किससे बने होते हैं? गार्ड सेल से बने होते हैं। ये गार्ड सेल्स है, रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। यानी बाहर से गार्ड सेल अगर पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, ये स्टोमा है। दिस इज द स्टोमा। स्टोमा का मतलब क्या होता है? पोर होता है, पोर। यानी जो छेद है, उस छेद को हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमा इज अ सिंगुलर वेयर एज स्टोमेटा इज अ प्लूरल फॉर्म। स्टोमेटा इज द प्लूरल वेयर एज स्टोमा इज अ सिंगुलर फॉर्म। तो ये जो स्टोमा होगा, ये स्टोमा गार्ड सेल्स जब बंद होंगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। गार्ड सेल जब खुलेंगी तो स्टोमेटा ओपन होगा। अब जब ये गार्ड सेल्स ओपन, मतलब गार्ड सेल्स फैलती हैं, यानी स्टोमेटा ओपन होता है, तो गैसियस एक्सचेंजेस होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। यानी गैसियस एक्सचेंजेस हो, ट्रांसपिरेशन हो, बोथ एक्टिविटीज आर अकर्स व्हेन द गार्ड सेल्स ओपन। यानी स्टोमेटा ओपन्स। स्टोमेटा, गार्ड सेल्स ओपन नहीं, यानी स्टोमेटा ओपन। जब स्टोमेटा खुलेंगे तभी ये दो प्रोसेसेस होगा। सबसे फर्स्ट गैसियस एक्सचेंजेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये गैसियस एक्सचेंज होगा। और इसके अलावा जो दूसरा काम होगा वह क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन इज द सेकेंड प्रोसेस विच आर डन
व्हेन द स्टोमेटा ओपन्स, यानी स्टोमेटा जब खुलते हैं तो, ठीक है। तो ये दो अलग अलग प्रोसेसेस हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो जनरली ये स्टोमेटा तक हमने कंप्लीट किया, जो नेक्स्ट इसका कुछ और पार्ट बाकी है उसको सेकंड क्लास में, अगला जो क्लास होगा उस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 1, क्लास 7 का जो चैप्टर 1 था उसका कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया, थोड़ा बहुत पोर्शन बाकी था तो उसे आज हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो था अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में अदर मोड कौन कौन से हैं जहाँ से न्यूट्रिशन प्लांट के थ्रू लिया जाता है, या प्लांट्स में जो दूसरे मोड्स हैं उनमें सबसे फर्स्ट मोड हो जाएगा पैरासाइटिक प्लांट्स। अब पैरासाइटिक प्लांट अगर हमने कहा है तो पैरासाइट कहने का मतलब है कि किसी दूसरे पे डिपेंड होकर अपना फूड कंज्यूम करना, यानी दूसरे को हार्म करना, खुद बेनिफिट होना, खुद बेनिफिट लेना, यानी जिस पर वो डिपेंडेंट हैं उनको हम होस्ट कहेंगे। यानी कोई एक प्लांट, और वो प्लांट दूसरों पर क्यों डिपेंडेंट है? बिकॉज दे आर नॉन ग्रीन प्लांट, यानी कुछ प्लांट, सभी प्लांट्स ग्रीन नहीं है, कुछ प्लांट्स नॉन ग्रीन है, यानी जैसे कस्क्यूटा या अमरबेल जिसे कहते हैं, तो अमरबेल नॉन ग्रीन प्लांट है, उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। तब उस केस में ये प्लांट्स डायरेक्टली किसी प्लांट, दूसरे किसी प्लांट के सरफेस पे अपने बॉडी को अपने मतलब जो प्लांट का न्यूट्रिशन है वह किसी दूसरे प्लांट के थ्रू ये कंज्यूम करेंगे। यानी यह जो प्लांट है किसी दूसरे प्लांट के स्टेम पे, ब्रांचेस पे डायरेक्टली हैंग हो जाएंगे और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तब उस केस में ये जो प्लांट्स होंगे इन्हें हम क्या कह देंगे? इन प्लांट्स को जो कि दूसरे किसी प्लांट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं तो इन्हें पैरासाइटिक प्लांट्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में ये हमने देखा है कस्क्यूटा प्लांट जो इंडिकेटेड है, ये क्या है? कस्क्यूटा प्लांट है। और होस्ट कौन हो जाएगा? जिस पर वो डिपेंड होकर अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट है, इसको हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा डिस्कस किया था इसके बारे में। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, अभी तक हमने ये समझा है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जो ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ग्रीन मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है वह क्या है? क्लोरोफिल है, जो कि डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और फूड प्रिपरेशन में जो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपरेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब इस सिचुएशन में जितना भी फूड हम ऑब्टेन करते हैं वह सभी किसका रिजल्ट है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ही रिजल्ट है। और फोटोसिंथेसिस होने का रीज़न क्या है? फोटोसिंथेसिस process conducted by the use of chlorophyll molecule which are present in the leaf of the plant। यानी प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर ग्रीन दिखाई दे रहा है, जो लीव्स ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, उनके ग्रीन पिगमेंट होने का रीज़न क्या है? यानी ग्रीन पिगमेंटेशन जो है वो क्लोरोफिल के कारण है, यानी क्लोरोफिल की वजह से है। तब उस सिचुएशन में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इंसेक्टिवोरियस प्लांट ऐसे प्लांट हैं जो कि इंसेक्ट पे फीड करते हैं। वाई दे नीड टू फीड ऑन इंसेक्ट? व्हेन दे हैव अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। यानी ये जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट है इनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसके बावजूद ये इंसेक्ट फीड कर रहे हैं, इंसेक्ट पर फीड कर रहे हैं। इसका रीजन कैसे इंसेक्ट पे फीड करते हैं? क्योंकि ये क्या है? ये तो सेसाइल है, किसी एक प्लेस पर फिक्स्ड है, ये तो मूव कर नहीं सकते कि एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंच जाएं और दूसरी जगह जहाँ पर भी जो मिल रहा है उसे हम क्या करें? उसको प्रे बनाकर इनगल्फ किया जाए या उसको अपने न्यूट्रिशन में यूज़ किया जाता है। वो सिचुएशन में ये जो प्लांट्स हैं इनमें ऐसा फ्रेग्रेंस होगा, कलर होगा, जिससे कि इंसेक्ट जो होंगे वो इंसेक्ट अपने आप अट्रैक्ट होकर इनके फ्लावर्स या इनके लीफ में आएंगे, और जहाँ लीफ में वो पहुँच रहे हैं तब उस केस में वो डायरेक्टली उन्हें कंज्यूम कर लेंगे। यानी वो जो है, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसके अलावा पीचर प्लांट है, हनी ड्यू है, ब्लैडर वॉट है, ये नहीं कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि डायरेक्टली जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, तो इस टाइप का उनका लीफ का स्ट्रक्चर है। अब इस लीफ का स्ट्रक्चर, ये जो फिंगर हमारा दिख रहा है वह फिंगर उनमें क्या होगा? वह थॉर्न की तरह होगा, थॉर्न यानी कांटे जैसे स्ट्रक्चर है। और जहाँ पर यहाँ अगर कोई इंसेक्ट आ जाता है तो वो इंसेक्ट डायरेक्टली अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तब उस केस में वो क्या होगा? ये डायरेक्टली पैक हो जाएगा, ये लॉक होगा। अब अंदर की तरफ जो इंसेक्ट या जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वह अंदर की तरफ जो सिक्रीट होने वाले जूसेस हैं उन जूसेस से वह डाइजेस्ट होगा और फिर बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इस नेचर से ये क्या करते हैं? इस नेचर से ये डायरेक्टली इंसेक्ट को फीड करते हैं। तो ये जनरली हमने देखा कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट क्या है? देयर आर सम प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम फॉर देयर न्यूट्रिशन। ऐसे ये प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहते हैं। और जनरली इंसेक्ट पे फीड करने का मेन रीजन क्या है? लेक ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल वेयर दे ग्रो। जहाँ पर ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ के मिट्टी में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है।
अब चूंकि फॉरेस्ट रीजन, वहाँ हम नाइट्रोजन तो देने ही नहीं जा रहे हैं, यानी डीएपी है, यूरिया है, डाई अमोनियम फास्फेट हो गया, यूरिया हो गया, एसएसपी हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट हो गया। तो ये कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स है जहाँ पर भी कमी होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की, तो वहाँ पर हम अलग से फर्टिलाइजर सप्लाई कर देते हैं हमारे यहाँ अगर आसपास के फील्ड में है। बट फॉरेस्ट रीजन, वहाँ जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है जहाँ से कि न्यूट्रिशन उनको अलग से प्रोवाइड कराया जाए। तो इन्होंने खुद से अपनी व्यवस्था की है कि अपने से वो अपना न्यूट्रिशन पूरा कर पाए। तब उसमें उनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म मिला है कि जहाँ पर ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी में अगर ये ग्रो कर जाते हैं, देन वो क्या करना शुरू कर देंगे, वह इंसेक्ट पर फीड करना शुरू कर देंगे। और जहाँ पर भी जो भी प्लांट्स इंसेक्ट पर फीड करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, ओनली द फुलफिलमेंट ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सॉइल में प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए ये किस पे फीड कर रहे हैं, दे फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट पे फीड करके नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को खत्म कर रहे हैं। तब उस टाइप के प्लांट जो कि इंसेक्ट पे फीड करते हैं, दैट टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज इंसेक्ट वोरियस प्लांट। तो इंसेक्ट वोरियस प्लांट हमने यहाँ देख लिया, इंसेक्ट वोरियस प्लांट क्या है। देन नेक्स्ट है, ये देखिए एक पीचर प्लांट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पीचर प्लांट ऐसे पीचर टाइप शेप है, पीचर यानी घड़ा होता है, घड़ा का जो नेक होगा, गर्दन होगा यानी सुराही, उसका जो नेक होगा उस टाइप का ये पीचर प्लांट का पीचर शेप्ड है, पीचर शेप्ड। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये जो हमें शेप दिखाई दे रहा है, ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, दिस इज मॉडिफाइड लीफ। ये लीफ का ही मॉडिफाइड फॉर्म होगा ये पीचर टाइप शेप्ड। और इसी में जहाँ इंसेक्ट पहुंच गए तो इसके अंदर की तरफ स्लिपरी रीजन, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली अंदर की तरफ जाकर ट्रैप हो जाएंगे और अंदर डाइजेस्टिव जूसेस, और जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट होकर बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ये पूरी इनकी कहानी है इंसेक्ट वोरियस प्लांट की। अब नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉपिक प्लांट। सेप्रोट्रॉपिक प्लांट ऐसे प्लांट जो कि डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस पर अपने आप को फीड करते हैं, सड़े गले चीज़ों पर। कोई ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि जिनको फ्रेश फूड चाहिए, कुछ ऑर्गेनिज्म है कि किसी टाइप के फूड पे वो फीड कर लेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सड़े गले चीज़ यानी डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस हैं उन पे ही वो सर्वाइव करेंगे। जैसे फंगस हम देखते हैं, तो फंगस जहाँ पर भी सड़ा गला जो भी होगा, जैसे मशरूम है, मशरूम, वो मशरूम भी क्या है, फंगस ही है। तो वह जो मशरूम होगा वह कहाँ, कहीं भी हीप ऑफ गार्बेज है, हीप ऑफ गार्बेज हो या हीप ऑफ कैटल डंग या काउ डंग हो, यानी गोबर का कहीं ढेर लगा हुआ है, तो ये सब क्या हो, ये सब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। ये सभी क्या है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रेट किया गया प्रोडक्ट है। तब इन सभी प्रोडक्ट पे ये क्या है, सड़ी गली चीज़ें, ये धीरे धीरे ये डिकेइंग प्रोसेस में जाएंगी और डिकेइंग होने के बाद इन पर क्या होगा, इन पे फंगस ग्रो कर जाएगा। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म को केवल सड़ी गली चीज़ें चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी सेप्रोट्रॉपिक प्लांट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सेप्रोट्रॉप्स डायरेक्टली डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। देन नेक्स्ट है सिम्बायोटिक प्लांट्स। अगर हम कहेंगे सिम्बायोटिक, वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अदर and other also dependent on first one for their nourishment. Both are performs the mutualism. म्यूचुअलिज्म एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को हेल्प करना, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। पहले वाले ने दूसरे का हेल्प कर दिया, दूसरे वाले ने पहले का हेल्प कर दिया। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के हेल्प, दोनों दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को हेल्प करके आगे की तरफ अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक प्लांट्स की कैटेगरी है ये। जहाँ पर कि एक हम देखते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, where the rhizobium bacteria found their shelter, found their food from the root, and plant get nutrition from the bacteria. यानी बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, और वहीं उस बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, बैक्टीरिया को शेल्टर मिल रहा है, घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है प्लांट से। इस वजह से दोनों एक दूसरे को हेल्प करके प्लांट का ग्रोथ भी हो रहा है और बैक्टीरिया का भी ग्रोथ हो रहा है। ऐसे अंडरस्टैंडिंग, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या इसी को हम म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं, म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं। तो ये हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। अब लास्ट एक टॉपिक हमारा बच रहा है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। रिप्लेनिशमेंट, जो चीज़ें डिटेरिएट हो गई हैं, जो चीज़ें
एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, जो खत्म हो चुका है सॉइल में से, क्योंकि हमने अगर प्लांट लगा दिया तो वो प्लांट क्या करेगा, प्लांट न्यूट्रिशन लेगा। मिट्टी में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, इसके अलावा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, आयरन है, निकल है, डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो सभी कहाँ प्रेजेंट है, मिट्टी में प्रेजेंट है, और प्लांट के ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। इसे हम कहते हैं इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। इसे हम क्या कहते हैं, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो जितने भी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट अगर प्लांट को हमने लगाया तो वहां से वो क्या करना शुरू करेगा, इट कंप्लीटली कंज्यूम्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, यानी वह न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा और न्यूट्रिशन लेकर अपना ग्रोथ करेगा। तब जहां पर उसने न्यूट्रिशन मिट्टी से ले लिया तब वो न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है सॉइल में, अब फिर दोबारा उसमें न्यूट्रिशन कैसे आएगा, फिर मिट्टी में न्यूट्रिशन कैसे आएगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम बाहर से फर्टिलाइजर्स ऐड कर दें। तो हमारे पास या तो मैन्योर ऐड करेंगे या फर्टिलाइजर्स। तो अगर मैन्योर ऐड करते हैं तो वह क्या होगा, वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में है, बहुत कम अमाउंट में। अगर 100 किलो अगर हमने गोबर की खाद डाल दिया खेत में तो वहाँ से आधा किलो क्या मिल रहा है, आधा किलो नाइट्रोजन मिल रहा है। और वहीं 100 किलोग्राम यूरिया हमने डाल दिया तो वहाँ से 46 किलोग्राम नाइट्रोजन प्लांट को मिल रहा है। नाइट्रोजन का रोल क्या है, प्लांट के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल है। प्लांट का ग्रोथ पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है नाइट्रोजन पे। प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है, नाइट्रोजन पे। तो जनरली दो मैंने डाटा बताया, एक तो मैन्योर, गोबर की सड़ी हुई खाद जो है मैन्योर, जिसे कि FYM कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। तो ये जो फार्म यार्ड मैन्योर होगा, 100 किलो अगर फार्म यार्ड मैन्योर अगर हमने खेत में दिया, वहां से केवल कितना फुलफिल हो रहा है, 0.5 यानी आधा किलो नाइट्रोजन केवल खेत में मिल रहा है। और वहीं 100 किलोग्राम अगर यूरिया हमने खेत में डाल दिया तो वहां से 46 किलोग्राम नाइट्रोजन कहाँ मिल चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। तो फर्टिलाइजर्स तो ज्यादा अमाउंट में चीजें जा रही हैं, ज्यादा अमाउंट में एक से एक या दो न्यूट्रिएंट वहां पहुंच रहे हैं, और ये बहुत कम अमाउंट में पहुंच रहा है जो भी ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक यानी जो भी गोबर की खाद है, गोबर की सड़ी हुई खाद है। तो लेकिन फर्क कहाँ है, जो अगर हम मैन्योर यूज करते हैं, खाद यूज करते हैं, तो वो हार्म नहीं करेगा, वह सॉइल के स्ट्रक्चर को खराब नहीं करेगा। बट अगर हमने फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिया तो ज्यादा अमाउंट में तो मिल रहा है लेकिन वो तुरंत ही खराब कर देगा, मिट्टी के स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है, उसके एलिमेंट्स को खराब कर रहा है। जैसे हम होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक हम देख रहे हैं, इसके अलावा एलोपैथिक देख रहे हैं। एलोपैथिक यानी जो इंग्लिश या अंग्रेजी दवा जो होती है, जो भी डॉक्टर्स लिख रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, हमें इंस्टेंट रिलीफ तो दे रहा है, बट हमारे बॉडी पार्ट में किसी एक जगह रिलीफ है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पर उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, किसी ना किसी ऑर्गन पर उसका इम्पैक्ट बैड होगा। जैसे हमने कम्बिफ्लाम खाया या हमने ब्रोफेन खाया, यानी पेन किलर हम ले रहे हैं, तो पेन किलर हमने जहां लिया तो पेन किलर की वजह से क्या होगा, हमें पेन में तो रिलीफ हुआ, इंस्टेंट हमें पेन में रिलीफ हो गया। बट वो क्या करेगा, वो पेन किलर पेन में रिलीफ दे रहा है बट वो हमारे किडनी में, हमारे लीवर में, वो फंक्शनिंग में वो डिस्टर्बेंस ला रहा है। इंस्टेंट रिलीफ के लिए हमने यूज किया बट उसका साइड इफेक्ट हमें मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हमने होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक अगर यूज किया तो हमारे बॉडी में रिलीफ तो स्लो होगा बट वो हमारे बॉडी के पार्ट्स को हार्म नहीं करेगा, यानी उसका लेस या नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, यानी वहां पर साइड इफेक्ट लेस होगा या जीरो होगा। और हमें रिलीफ जो मिलना है वो इंस्टेंट ना होकर थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा। तो उसी तरीके से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का भी कंडीशन है। तब उस सिचुएशन में यहाँ पर हम रिप्लेनिशमेंट, ये दो अलग अलग तरीके मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज करके, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर का यूज करके हम सॉइल में रिप्लेनिशमेंट कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास मोड है बायोलॉजिकल मोड, जहाँ पर कि हम किसी भी, जैसे सीरियल क्रॉप्स हम लगातार लगा रहे हैं, अनाज वाली फसलें लगा रहे हैं, तब उसके बाद न्यूट्रिएंट का एग्जॉस्ट तो पूरा सीरियल क्रॉप्स ने कर लिया, यानी मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन था वो सभी न्यूट्रिशन किसके थ्रू कंज्यूम कर लिया गया है, अनाज वाली फसलों के थ्रू। जैसे हमने व्हीट लगा दिया, राइस लगा दिया, ओट है, पर्ल मिलेट है या फिंगर मिलेट है, तो जितने भी अनाज वाली फसलें हैं वो, या ऑयल सीड क्रॉप हो, स्पाइसेस हो, या फ्लावरिंग क्रॉप्स हो, फ्रूट क्रॉप्स हो, जितने भी ये क्रॉप्स हैं वो मिट्टी से पूरा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अब फिर दोबारा उस मिट्टी में अगर न्यूट्रिशन पहुंचाना है तब उस केस में हमें उस क्रॉप के बाद, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप के बाद लेग्यूमिनस क्रॉप यानी दाल वाली फसलों को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होंगे उन सभी प्लांट्स के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया होगा जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इस तरीके से नाइट्रोजन, जहां पर डिफिशियंसी है, जहां पर नाइट्रोजन की कमी है, वहां दाल वाली फसलों को अगर हम लगा देते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट लगा देते हैं, तो जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वह नाइट्रोजन डायरेक्टली कहाँ फिक्स कर दिया जाएगा, और डायरेक्टली सॉइल में फिक्स कर दिया जाएगा। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वह नाइट्रेट के फॉर्म में उसे फिक्स किया जाएगा। तब वह जो सॉइल है वह क्या हो चुका है, वह पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट रिच हो चुका है, एंड देन इट मीन्स द सॉइल आर कंप्लीटली रिच इन न्यूट्रिएंट, मीन्स इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल।
after the growing different type of leguminous crop. This is the way by which we replenish the soil by the nutrient. तो ये कुछ हमारे पास वेज थे, अलग अलग तरीके थे जहाँ से कि हम सॉइल में अगर चीज़ें या न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट हो चुका है तो वहाँ से हम फिर से कैसे रिप्लेनिश करें. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट डे अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.